नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हमारे साथ साहित्य की दुनिया के एक इतने अच्छे कवि जो पुलिस में रहते हुए संवेदना से परिपूर्ण हैं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। ओज के से लेकर के श्रृंगार और साहित्य की अनेक विधाओं में आपने बड़ी ही उत्कृष्ट रचनाएं लिखी हैं और सुनाई भी हैं। कुलदीप कलश, जी हाँ, ये पुलिस यूपी पुलिस के एक कर्मचारी हैं जिनका कवि हृदय आए दिन कुछ ना कुछ लिखता रहता है। आपकी पुस्तक कॉफी द टेबल और दूर जाना है मुझे, ये ऐसी पुस्तकें हैं जो काफी चर्चित है। दूर जाना है मुझे पुस्तक के लिए आपको 1 लाख रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिला था। कुलदीप कलश जी से हम जानेंगे कवियों की दिक्कतें, कविताओं का आज का स्वरूप, और इसके अलावा हम कुलदीप कलश जी से यह भी जानना चाहेंगे कि समसामयिक विषयों पर कि क्या कवि क्या सोचता है और कैसे लिखता है। तो आइए चलिए अब देर नहीं करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं कुलदीप कलश जी से। कुलदीप कलश जी, अभी 14 फरवरी को लेकर के आपने बात किया और आपकी कविता में भी जिस तरह के ओजपूर्ण तरीके से वीर रस को उभारा गया, उस रचना में आपने सीधे कहा कि 100 शीश चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उस समय आज की जो वर्तमान समय में सरकार है, क्या वो विदेश नीति पर प्रभावी है? क्या वो अच्छी विदेश नीति चल रही है? मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता में खुद को नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर देख रहा हूं कि हमारा भारत 1947 के बाद से निरंतर पुष्ट होता जा रहा है और विकासशील देश होने के बावजूद भी आज भारत की बात कोई भी विकसित देश काटने की स्थिति में नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी विदेश मंत्री, हमारे यशस्वी गृह मंत्री या जो पूरी हमारी भारत की सरकार है, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं, वह कोई भी सरकार रही हो, देश निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। गति कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है और मुझे लगता है कि इस समय भारत अपने स्वर्ण काल में है। और निश्चित रूप से चाहे विदेश नीति हो, आंतरिक नीति हो, आपने कब से नहीं सुना कश्मीर में कोई हमला? आपने कब से मणिपुर की घटना जैसी, आप देखिए, एक बड़ा देश, दो बड़े देश हैं, बाहर युद्ध कर रहे हैं और 2 साल से युद्ध नहीं समाप्त हो पा रहा है। हमारे क्या, हम छोटी, मतलब इतनी बड़ी घटना हुई और हमने उसका एक सफल निस्तारण किया। कुलदीप जी, अगर मैं ये कहूं कि इस समय एक जो साहित्य का क्षेत्र है, कवियों का क्षेत्र है, वो अलग अलग विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करने लगते हैं और अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि अब कवियों में भी 2 धाराएं हो गई हैं। अलग अलग तरह से लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी में एक नाम है राज्यसभा के सांसद का, जो अक्सर हिंदू मुसलमान जैसे विषयों पर बेबाकी से अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से हमले करते रहते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति बन गई है कि कवियों में भी अब 2 पार्टों में बट गए हैं, अब कवि भी 2 भागों में बट गए हैं? देखिए शिव जी, कवि कवि होता है, वह कवि होने के साथ कुछ और भी हो सकता है। अब वो जो व्यक्ति जहां पर है वो अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन जहां तक आपने बात कवियों की करी, कवि हर प्रकार, कवि भी इंसान होता है, उसकी अपनी भावना होती है, उसकी अपनी भक्ति, उसकी अपनी आस्था किसी के प्रति हो सकती है। उस पर मेरा टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। और जहां तक शायर की बात है, इमरान प्रतापगढ़ी एक अच्छे शायर हैं और माननीय सदस्य हैं लोकसभा के, संभवतः राज्यसभा के हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ठीक है, उनके पास जो दायित्व है वो अपना उसका निर्वहन कर रहे होंगे, लेकिन उनके एक व्यक्ति के से आप पूरे कवि समाज को नहीं आंक सकते। कुलदीप कलश जी, अभी आपने कवियों की चर्चा करी, 9 उदित कवियों की चर्चा करी, तो आखिर इन 9 उदित कवियों को लाने के लिए आप मंच पर उनको लाने के लिए क्या कर रहे हैं और ऐसा क्या किया जाए कि वो सारे कवि को मंच मिले, वो आगे बढ़े, जिनको आप बताते हैं कि वो अच्छी कविता लिखते हैं। 25 वर्ष के नौजवान, 20 वर्ष के नौजवान, और उसके बाद उनको उचित स्थान नहीं मिलता, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि देखिए, उभर पाने का अगर आप पैमाना मंच, टीवी पर आना या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से जनता के बीच में आना या उनकी कविताओं का प्रसारित होना, अगर उससे आप पैमाना रख रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके पास साधन का, संसाधन का अभाव है। मैं आपसे मतलब एक काउंटर प्रश्न होगा, प्रति प्रश्न होगा कि यदि आप एक फेहरिस्त बनाना चाहेंगे, कवि सम्मेलन करवाना चाहेंगे, तो आपके जहन में कौन से नाम आएंगे? वही नाम आएंगे ना जो पटल पर टहल रहे हैं। अगर आपको, तो आप वही चर्चित नाम आपके दिमाग में आएंगे ना जिनको आप टीवी पर सुनते चले आ रहे हैं। तो आप उन्हीं को मंच यदि देंगे तो वो जो पीछे बैठे हुए हैं, जो कहीं कोचिंग पढ़ा रहे हैं, किसी प्राइवेट संस्थान में 10,000 5,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार हैं, वो कैसे यहाँ पर आएंगे? हम हर जिले में महोत्सव हो रहा है,
हर शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस करवा रहे हैं, न्यूज चैनल करवा रहे हैं, शैक्षणिक संस्थान करवा रहे हैं, चिकित्सा संस्थान करवा रहे हैं, सामाजिक संस्थान करवा रहे हैं। उनका दायित्व तो होता है कि भाई एक रेशियो तय करें कि अगर हम 2 स्थापित बड़े कवियों को बुला रहे हैं, सेलिब्रिटी कवियों को बुला रहे हैं, तो कम से कम 4 ऐसे नवोदित कवियों को भी बुलाएं जो कविता लिख रहे हैं, जो अच्छी कविता लिख रहे हैं, जिनमें तक मंच नहीं मिला है। ऐसा करना चाहिए। और ये कवियों से ज्यादा मुझे लगता है आपका धर्म होता है कि आप इस लाइव यूपी न्यूज 24 के मंच पर आप उन नवोदित कवियों को बुलाएं जो अच्छी कविता लिख रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपको सुखद आश्चर्य होगा। आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा छूटा कैसे है। वो स्वयं तो प्रयास कर रहा है, लेकिन कुंवर बेचैन जी ने लिखा था ना कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कुलदीप कलश जो हमारे शो में बैठे हुए हैं, कुलदीप जी, अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई है, मूवी, जिसका नाम है छावा जी। छावा मूवी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो शिवाजी के पुत्र के नाम पर संभाजी महाराज की चरित्र को उसमें दर्शाया गया है, उनके विषय में बताया गया है। उसमें एक पात्र था संभाजी के साथ जिसका नाम था कवि कलश। क्या कवि कलश और कुलदीप कलश इस उपनाम से कुछ कनेक्शन है क्या? क्या इसका भी कोई संबंध है क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए शिव जी, हम लोग बॉलीवुड को जब कोसते हैं तो ठीक है, हाँ, समीक्षा करना हमारा अधिकार है, गलत करने पर हम उनकी खिंचाई भी करते हैं, लेकिन जो अच्छे काम है, आपने तानाजी मालुसरे का नाम क्या तानाजी से पहले सुना था? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संभाजी को छावा कहा जाता था, ये भी नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इतिहास को पढ़ने पढ़ाने वाले जो विशिष्ट लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए तो मैं अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की 2-4 पीढ़ियों का नाम पूछ लूंगा तो लोगों को नहीं मालूम होगा। चलिए इसी बहाने लोग संभाजी को जाने तो। कुलदीप नाम के साथ कलश नाम निश्चित रूप से कवि कलश के नाम पर ही लगा था। कवि कलश भी उन्नाव के थे। अच्छा जी, आप इसको पढ़े, कवि कलश का जब आप उद्गम पढ़िएगा कि कवि कलश कहाँ के थे, मूल रूप से कहाँ के थे, तो छावा में भी उतना बढ़िया से नहीं बता पाए, उनको उत्तर भारतीय कहा गया, लेकिन ये उन्नाव के थे। कवि कलश के बारे में आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि कवि कलश भी हुए हैं। जैसे आपने चंद्रबरदाई का नाम सुना होगा पृथ्वीराज जी के साथ, कवि कलश जी उन्हीं के बराबर जो है संभाजी के साथ उनका नाम संबद्ध रहा। अच्छा, छावा और संभाजी और कवि कलश, ये नाम ऐसे हैं शिव जी कि इनका नाम ले लीजिए तो आपकी पूजा हो जाती है सुबह सुबह। आप छत्रपति शिवाजी का नाम जब आप लेते हैं ना तो आप ये देखेंगे, ये देखिए, जिसने उनको पढ़ा होगा, मैं तो आपसे अनुरोध भी करूंगा कि शिवाजी सावंत की लिखी हुई एक पुस्तक है छावा, उसे पढ़िएगा, जिस पर ये फिल्म बनी हुई है। मैंने पढ़ी है, मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं आपको भेंट भी कर दूंगा। इसके पहले डेनिस किनकेड एक साहित्यकार, एक इतिहासकार हुए, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। संभवतः 1937 में उनका देहांत भी हो गया। 1937 में देहांत हो गया, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतिहास पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि सरकारें आई उसके हिसाब से बन गया। 1937 में व्यक्ति मर गया, उसका लिखा हुआ शिवाजी द ग्रैंड रिबेल करके पुस्तक आप पढ़िएगा। अलग ही आपको लगेगा कि आपका हीमोग्लोबिन 2-4 ग्राम बढ़ गया है। अब मैं नहीं समझता कि उस विषय पर टिप्पणी करना उचित रहेगा मेरा, लेकिन हाँ, हमारे सिलेबस से बहुत से ऐसे नाम उड़ा दिए गए शिव जी जिनका नाम होना चाहिए था। माता जीजाबाई को, आज की हर कन्या को, हर स्त्री को जो माँ बनने जा रही है, जो पत्नी बनने जा रही है, जीजाबाई को पढ़ना चाहिए। कुलदीप कलश जी, अगर हम बात करें तो कवि कलश और कुलदीप कलश के बीच में एक समानता दिखाई पड़ती है। कवि कलश कवि थे, ओज के कविताएं लिखते थे, आप भी ओज और सारी चीजें लिखते हैं। और जिस तरह कवि कलश एक वीर योद्धा थे, छावा में मूवी में जिस तरह वो संभाजी के साथ लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वैसे ही हमारा जो कुलदीप कलश है वह भी पुलिस का जवान है। तो क्या इन दोनों में समानता दिख रही है क्या? पुलिस में आना, वास्तव में तो मैं सेना में जाना चाहता था और नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहा था। लिखित परीक्षा भी एक बार मैंने पास करी, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से और एक साधारण से परिवार का होने के कारण मुझे लगता है उस समय उतना आत्मविश्वास नहीं रहा होगा, मैं उसके एसएसबी को क्लियर नहीं कर पाया। रोजी रोटी की तलाश में मैं कुछ रोजगार तलाश रहा था, तलाशते तलाशते पुलिस में आ गया। और मुझे लगता है कि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। मैं किसी अन्य विभाग में जाता तो संभवतः
मैं अच्छा ही करता, लेकिन पुलिस विभाग में आकर मुझे बहुत से ऐसे अवसर मिले जहां पर मुझे वो काम करने की तनख्वाह मिली शिव जी, जो काम करने के लिए बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े धर्मराज प्रकृति के व्यक्ति पैसा खर्च करते हैं। मैंने 50 रक्तदान किए, जिसके लिए राज्यपाल महोदय द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया विश्व रक्तदाता दिवस पर। उसके बाद जो राजभवन में हाई टी होती है, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित लोगों को या समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय अपने साथ स्वल्पाहार पर बुलाती हैं, उसमें भी आमंत्रित किया गया। और यह कार्य मैंने पुलिस में रहते हुए किया, पुलिस मित्र की प्रेरणा से किया। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आप सड़क पर कोई घायल हो जाता है, उसको पहुंचाना, सहायता पहुंचाना, या किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो जिसके लिए आप उस समय एकदम देवदूत की तरीके से होते हैं, पुलिस का यही काम होता है। और जब पुलिस में आने के बाद मुझे ये सब काम करने को मिला, तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने इसीलिए मुझे बचा के रखा था, मुझे इस तरफ डाला था कि ताकि जो मेरे मन में जो चीजें हैं मैं उन्हें जमीन पर उतार सकूं। और पुलिस विभाग का तो मैं ऋणी हूं, मुझे बहुत कुछ मिला इससे, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिले। कुलदीप जी, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी आपने एक पुस्तक है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में जब ओपी सिंह डीजीपी हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, उस समय एक पुस्तक है जिसका नाम है काफी टेबल। काफी टेबल के आप सह संपादक की हैसियत से रहे, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि उस पुस्तक में क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें? मैं बताता हूँ। उस पुस्तक का नाम कॉफी टेबल बुक। एक बुक की प्रकृति होती है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यूपी टूरिज्म का होता है, उत्तर प्रदेश का होता है, संस्कृति विभाग का होता है, एक उसका ओवरव्यू की एक पुस्तक होती है, इसे कॉफी टेबल बुक कहते हैं। उसका नाम था टुवर्ड्स स्मार्ट पुलिसिंग। टुवर्ड्स स्मार्ट पुलिसिंग का जो स्मार्ट है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभवतः ऑल इंडिया डीजीपीज कॉन्फ्रेंस थी, जहां तक मुझे याद है, उसमें स्मार्ट को उन्होंने उसका फुल फॉर्म दिया था एक। और उस समय मेरे एडीजी थे, मतलब मेरे जो मुखिया थे वो थे श्री असीम अरोड़ जी। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत प्रमुख पद पर, एडीजी के पद पर थे, और उनके माध्यम से मुझे इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस की समस्त जो इसकी कार्य पद्धति है उसको रेखांकित करते हुए एक पिक्टोरियल बुक थी। इसमें लिखित कंटेंट कम था, इसमें फोटोग्राफ्स ज्यादा थे। लगभग मुझे लग रहा है 550 पृष्ठ के आसपास की स्क्वायर शेप में एक पुस्तक है। मैं कभी आपको भी भेंट करूंगा, आप अपने कार्यालय में रखिएगा उसे। बहुत श्रम से बनाई गई थी। उस समय के यशस्वी पुलिस महानिदेशक आदरणीय ओपी सिंह सर उसके प्रबंध संपादक थे, असीम अरुण सर उसके संपादक थे। और गर्व के साथ कह सकता हूं कि बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों में एक नॉन जीओ का एक सिपाही को उसमें सहायक संपादक होने का गौरव प्राप्त हुआ था। मुझे इस लायक समझा था श्री असीम सर ने, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूं। इसके अलावा एक और उपलब्धि मेरी रही, एक इंडियन पुलिस फाउंडेशन, बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक समूह है। इस पर परम आदरणीय रेणुका मिश्रा मैम के आशीर्वाद से मुझे बोलने का अवसर इस मंच पर प्राप्त हुआ था। उसमें 2 वक्ता थे। एक तो थी परम श्रद्धेय रेणुका मिश्रा मैडम, एडीजी भर्ती बोर्ड उस समय थी, और दूसरे थे आरक्षी कुलदीप किशोर तिवारी जो आपके सामने बैठे हैं। ये भी ये 2 उपलब्धियां मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। मैं असीम सर और रेणुका मैम दोनों का ऋणी हूं कि उन्होंने छोटे से बालक को, एक छोटे से बच्चे को इस लायक समझा कि 2 बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मुझे। कुलदीप जी, आपकी एक पुस्तक है दूर जाना है मुझे। इस पुस्तक पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख का इनाम भी दिया गया था, पुरस्कार भी दिया गया। तो इस पुस्तक में ऐसा क्या आपने लिखा कि आपको पुरस्कृत किया गया? इस पुस्तक में मैंने क्या ऐसा लिखा, तो मैंने जो कुछ लिखा है अभी तक वो मैंने उस पुस्तक में रख दिया, बस वही उसमें लिखा है। और चूंकि ये मेरी पहली कृति थी, पहला संकलन था, मेरी कविताओं का संकलन है ये, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसी कविताएं भी होंगी जो मेरे प्रारंभिक दौर की हैं, जिन्हें कोई साहित्यकार पढ़ेगा तो वो ये कहेगा कि नहीं, ये कविता के पैमाने पर, एक कविता के पैरामीटर्स से ये खारिज होती है। लेकिन मैंने उसको रखा, मैं हटा सकता था, अच्छी कविताएं उसके बराबर में थी, लेकिन मैं जो का त्यों प्रस्तुत करना चाहता था कि यह भी व्यक्ति जाने कि इस व्यक्ति ने ऐसा भी लिखा था, इस व्यक्ति ने ऐसा भी लिखा था। और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति है कि राज्य कर्मचारी जो कार्मिक होते हैं, इनको इनके साहित्यिक जो कृतियां होती हैं इन पर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो मैंने उसमें आवेदन किया
और मुझे लगता है कि निर्णायक मंडल को मेरी कविताएं अच्छी लगी होंगी। मैं तो नहीं समझता कि मैं अभी कवि भी बन पाया हूं, मैं तो कवियों का कविता का ककाहारा सीखने के क्रम में हूं अभी। मेरे पिताजी कभी लिखते भी थे कि भंगिमा में अभी भीगना शेष है, आचरण के चरण सींचना शेष है, यह न समझे कि सर्वज्ञ संपूर्ण है, आखिरी सांस तक सीखना शेष है। मैंने जो कुछ उल्टा सीधा लिखा था उस पुस्तक में रखा। माँ भगवती की कृपा, वाग देवी की कृपा, ज्ञान विद्या कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी की कृपा से वह पुस्तक चयनित हुई। और मेरे लिए यह चयन इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस चयन में भी मुझे 24 पुरस्कारों में से शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति पुरस्कार मिला था, जो मेरे पसंदीदा गीतकार रहे हैं और वह भी उन्नाव की धरती से आते हैं। और यह 1 लाख रुपए की राशि थी जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के कर कमलों से मुझे प्राप्त हुई थी।